आजकल भाई बहन के रिश्तों में प्रॉपर्टी ने कड़वाहट घोल दी है। बहनें जब मन आए भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने आ जाती हैं। इसी तरह का एक केस कोर्ट में आता है, जहां प्रॉपर्टी के लिए सगी बहनों ने अपने भाई को कोर्ट में घसीट दिया। फिर जज साहब ने ऐसी मिसाल पेश की कि कोर्ट रूम में मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। रमेश डेयरी फार्म रमेश के पिता की आखिरी निशानी और उनके खून पसीने की कमाई थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही रमेश के दिन की शुरुआत हो जाती थी। रमेश बाल्टियों में दूध भर रहा था कि तभी उसकी पत्नी ने हाथ में चाय का कप थमा दिया। सुनिए, आज तो जल्दी काम निपटा लीजिए, आज पिताजी की बरसी है। हर साल की तरह घर में छोटी सी पूजा रखी है। निशा और शोभा दीदी भी आ रही हैं। अपनी बहनों का नाम सुनते ही रमेश के थके हुए चेहरे पर ऐसी चमक आ गई। अरे, निशा और शोभा दीदी आ रही हैं, लेकिन कल फोन पर तो वो दोनों आने से मना कर रही थी। हाँ, अभी अभी उनका फोन आया है कि वो दोनों थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगी। अच्छा, तो पूजा के बाद उनके लिए नाश्ते में पूरी भाजी बना देना, वे उन्हें बहुत पसंद हैं। मैं बाजार से उनकी पसंद का सामान खाने पीने के लिए ले आऊंगा। रमेश अपनी बहनों के लिए पागल था। 35 साल का रमेश थोड़ा बहुत में ही अपना गुजारा कर लेता था, लेकिन जब उसे अपनी बहनों के आने की खबर मिली तो वह बाजार में दौड़ पड़ा। लेकिन आज उसकी बहनों के आने के पीछे उनका मकसद कुछ और ही था, ये उसे मालूम नहीं था। रमेश की माँ व्हील चेयर पर बैठी थी। वो बीमार थी और चलने में असमर्थ थी। अपनी दोनों बेटियों के आने की खबर सुनकर उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। दोनों बहनें खूब महंगी साड़ियां और हाथों में सोने की चूड़ियां पहन कर आई थी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बड़ी बहन निशा खड़ी हुई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। रमेश, मुझे और शोभा को तुमसे और माँ से अभी एक जरूरी बात करनी है। हाँ दीदी, आज्ञा दो, रमेश बोला। निशा ने अपनी छोटी बहन शोभा की ओर देखा, फिर रमेश की ओर। रमेश, पिताजी को गए बरसों बीत गए हैं और तुमने इस पुश्तैनी जमीन पर अकेले ही अपना कब्जा जमा रखा है। हम दोनों चाहते हैं कि आज इसका हिसाब हो जाए। हमें अपना हिस्सा चाहिए। घर में एकदम से सन्नाटा छा गया। रमेश को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया है। वह अविश्वास से अपनी बहनों की ओर देखने लगा। हिस्सा? अरे दीदी, ये सब आपका ही तो है। ये डेयरी, ये घर, ये सब आपका ही तो है। जब मर्जी आओ रहो। शोभा बीच में बोल पड़ी। हमें यहाँ रहने का शौक नहीं है। हमें इस जमीन और डेयरी की आज की मार्केट वैल्यू का पैसा चाहिए। मेरे पति को अभी एक बड़ा टेंडर मिला है जिसके लिए उसे कैश की जरूरत है। बड़ी बहन निशा बोली, और मुझे भी अपने बेटे के लिए एक फ्लैट बुक करना है। वह भी तो बड़ा हो रहा है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से तो सोचकर चलना पड़ेगा। इसीलिए पापा की इस प्रॉपर्टी में हमें हिस्सा चाहिए। रमेश हैरान रह गया। हिस्सा? अरे दीदी, लेकिन ये घर तो हम सबके लिए है और ये डेयरी तो हमारी रोजी रोटी है, निशा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा। रमेश, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। 2005 का कानून कहता है कि पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर का हक है। यह जमीन पिताजी के नाम थी, तो इसमें हमारा भी तीसरा हिस्सा बनता है। किस मुंह से तुम हक मांग रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? पीछे बैठी उनकी माँ कड़कती आवाज में बोली। आज तुम्हें अधिकार याद आ रहा है? जब तुम्हारे पापा बीमार हुए थे, उन्हें 24 घंटे सेवा चाहिए थी, तब किसने की थी उनकी सेवा? जब रमेश इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था, उसका कैरियर शुरू ही होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इस डेयरी में गोबर उठाने लगा। क्यों? ताकि तुम्हारे पिता के इलाज में कोई दिक्कत न आ सके और पैसे जुड़ सके। निशा ने नजरें चुराने की कोशिश की। माँ, वह रमेश का फर्ज था। चुप रह। माँ चीखी। फर्ज? क्या फर्ज सिर्फ बेटे का होता है? आज भी अपना पेट काटकर वह लोन की किस्तें भर रहा है।
मेरे इलाज पर लाखों खर्च किए हैं इसने। एक बार भी तुमने आकर पूछा कि अस्पताल का बिल कैसे भरा जा रहा है? माँ ने शोभा की आंखों में देखा। तुम्हारे पिता चारपाई पर पड़े थे, लेकिन तुम दोनों की शादियों में हैसियत से बढ़ चढ़कर तुम्हारे भाई ने खर्चा किया था, लोगों से कर्ज लिया था, ताकि तुम दोनों अपने ससुराल में सिर उठाकर जी सको। क्या उस कर्ज में हिस्सा मांगा तुमने? फिर आज जमीन में हिस्सा कैसे मांग सकती हो? माँ हांफने लगी। शोभा ने दौड़कर उन्हें संभाला, लेकिन माँ के इन भावनात्मक शब्दों का दोनों बेटियों पर कोई असर नहीं हुआ। माँ, रमेश ने जो किया एक बेटा और भाई होने के नाते किया, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। भलाई इसी में है कि पिताजी की जायदाद बेचकर हमें हमारा हिस्सा दे दिया जाए। रमेश खड़ा हो गया। बेच दूं? अपने पिता की आखिरी निशानी को बेच दूं? अपने बीवी बच्चों और माँ को लेकर बेघर हो जाऊं? अगर बेचना नहीं है तो आप हमें हमारे हिस्से के पैसे दे दीजिए। शोभा ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर एक हफ्ते के अंदर आपने कोई फैसला नहीं किया तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट शब्द सुनकर रमेश के कान जैसे सुन रह गई। अपनी बात कहकर दोनों बहनें कार में बैठी और वहां से चली गई। रमेश निढाल होकर जमीन पर बैठ गया। सावित्री जी की आंखों में आंसू बहने लगे। हे भगवान, किसकी नजर लग गई है मेरे घर को? एक हफ्ता गुजर गया। घर में सबको चिंता थी, पर एक उम्मीद थी कि शायद बात बन जाए। तभी एक दोपहर डाकिये ने आवाज दी, रमेश बाबू, चिट्ठी आई है, साइन कर दीजिए। रमेश गाय को चारा डालने जा रहा था। उसने गमछे से हाथ पोंछे और बाहर आया। पोस्टमैन के हाथ में भूरे रंग का एक लिफाफा था, जिसे एडवोकेट की मोहर के साथ डाकिये ने उसे सौंप दिया। रमेश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर जटिल भाषा में लिखा एक नोटिस था, लेकिन उसका सार बहुत स्पष्ट था। श्रीमती निशा और श्रीमती शोभा ने अपनी पैतृक संपत्ति रमेश डेयरी और आवास में अपने 2/3 हिस्से का दावा किया है। आपको सूचित किया जाता है कि 15 दिनों के भीतर संपत्ति का बंटवारा करें, अन्यथा सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जाएगा। रमेश वहीं ढह गया। रमेश की पत्नी दौड़ कर आई और पन्ना पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रमेश की पत्नी की आवाज में अविश्वास था। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम वकील की फीस भर सकें। रमेश ने घर पर किसी को भी बिना कुछ बताए सीधा अपनी बड़ी बहन निशा के पास जाने का फैसला किया। निशा के घर में किट्टी पार्टी चल रही थी। रमेश अपने साधारण कपड़ों में वहां एकदम अलग और छोटा लग रहा था। निशा उसे कोने वाले कमरे में ले गई ताकि गेस्ट उसे देख ना ले। क्यों चले आए हो तुम? निशा ने रूखेपन से कहा। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, ये क्या कर दिया आपने? कोर्ट केस अपने भाई के खिलाफ? निशा ने कहा, देख, 1 करोड़ का फ्लैट देखा है हमने। डाउन पेमेंट के लिए मुझे पापा की जमीन में हिस्सा चाहिए, अभी के अभी। पर दीदी, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन अगर जमीन बेची तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। आप बस 2 साल रुक जाइए, मैं धीरे धीरे आपके पैसे चुका दूंगा। रमेश गिड़गिड़ाया। तभी जीजाजी कमरे में आए। तुम 2 साल में क्या चुकाओगे? तुम्हारी हैसियत क्या है? हमें आज की मार्केट वैल्यू चाहिए, कैश चाहिए, तुम्हारा वादा नहीं। निशा एक कदम आगे बढ़ी। और सुन, अगर तूने आसानी से जमीन नहीं बेची तो हम कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आएंगे। तेरी डेयरी पर ताला लग जाएगा, फिर ना दूध बिकेगा और ना घर चलेगा। अब तू तय कर, इज्जत से बेचेगा या जूतियां खाकर? रमेश बेइज्जत होकर वहां से लौट आया। रात गहरी हो चुकी थी। माँ के पास बैठा रमेश रो रहा था। हमारे पास तो अगली किस्त भरने के भी पैसे नहीं हैं, वकील को कहां से देंगे? सावित्री देवी ने बहू को कोने में रखा एक संदूक खोलने को कहा। उसमें कपड़े की एक पुरानी मटमैली सी पोटली थी। माँ ने कांपते हाथों से वो थैली राघव की ओर बढ़ा दी। ये क्या है माँ? राघव ने पूछा। सावित्री देवी बोली, मुसीबत में काम आएंगी, ये सोचकर रखे थे। उन्होंने कानून का रास्ता चुना है तो हम भी कानून के जरिए ही लड़ेंगे। भगवान से बड़ा न्याय करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए न्याय होकर रहेगा। वकील
कर और मुकदमा लड़। रमेश ने वो थैली खोली। उसमें 10, 20 और 50 के मुड़े तुड़े नोट थे और साथ में एक पुराने सोने के कुंडल। यह एक माँ की पूरी जिंदगी की बचत थी। रमेश बच्चों की तरह माँ की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। माँ, मैं कसम खाता हूँ, ये डेयरी नहीं बिकने दूंगा, चाहे जो हो जाए। उस रात एक टूटे हुए बेटे को उसकी माँ के आशीर्वाद ने एक योद्धा बना दिया। अब लड़ाई संपत्ति की नहीं, स्वाभिमान की थी। सुबह के 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कमरा। कटघरे में रमेश एक मुजरिम की तरह खड़ा था, जिसका गुनाह यह था कि उसने अपनी बहनों से बेइंतहा प्यार किया था, अपनी बहनों की खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया था। ठीक सामने वाली बेंच पर उसकी सगी बहनें निशा और शोभा बैठी हुई थी, महंगी साड़ियां और स्टाइलिश ज्वेलरी पहने। जज साहब अपनी कुर्सी पर आकर बैठे। उन्होंने मेज पर रखी फाइल खोली और एक गहरी नजर रमेश पर डाली। मिस्टर रमेश, कानूनन आपकी बहनों का पापा की संपत्ति पर बराबर का हक है। आप उन्हें उनका हिस्सा देने से इनकार क्यों कर रहे हैं? रमेश ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी। जज साहब, मैं कानून मानने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बहनें उस जमीन में हिस्सा मांग रही हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ। रमेश ने एक गहरी सांस ली। मैं मानता हूँ पिता की जायदाद में बेटियों का हक होता है, लेकिन जज साहब, हक के साथ फर्ज भी तो जुड़ा होता है ना? या वह सिर्फ बेटों के हिस्से में आता है? रमेश की आवाज भरभराने लगी। जब मेरे पिताजी को लीवर का सिरोसिस हुआ था, तब मैं सिर्फ 18 साल का था। मेरे दोस्तों के हाथों में कॉलेज की किताबें थी और मेरे हाथों में डेयरी का गोबर, बीमार पिता की दवाइयाँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जज साहब, अपने सपने उस दिन जला दिए जिस दिन पिताजी खांसते हुए खून उगल रहे थे। उसने अपनी बहनों की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली थी। मैंने अपनी जवानी इस डेयरी के कीचड़ में खपा दी ताकि मेरी बहन इज्जत से पढ़ सकें। मैंने एक भाई नहीं बल्कि बाप बनकर अपनी बहनों को पाला, इनकी शादियां की, अपनी बहनों की शादियों में लाखों खर्च किए, पैसा ब्याज पर उठाया ताकि ये ससुराल में खुश रह सकें। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। रमेश की आवाज में सच्चाई नजर आ रही थी। आज भी मैं उस कर्ज की किस्तें भर रहा हूँ। जज साहब, आज यह जिस मकान और डेयरी को बेचना चाहते हैं, यह सिर्फ एक ईंट पत्थर नहीं है, वह मेरी बीमार माँ और मेरे बच्चों की छत है। अगर ये बिक गया तो मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। रमेश की बातों ने जज साहब को भीतर तक झकझोर दिया। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक तीखी आवाज आई, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। बहनों के वकील बड़े आत्मविश्वास से चलते हुए कटघरे के पास आए। माय लॉर्ड, मिस्टर रमेश बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। अभी आपने जो सुना वह एक बेहतरीन इमोशनल ड्रामा था। यह आदमी यहाँ श्रवण कुमार बनकर सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन हकीकत यह है माय लॉर्ड कि ये आदमी बेहद लालची और मौका परस्त है। कैसे? जज साहब ने सवाल किया। माय लॉर्ड, रमेश दावा कर रहा है कि उसने पिता के इलाज के लिए कर्ज लिया, लेकिन सच ये है कि इसने वह पैसा अपने ऐशो आराम के लिए उड़ाया। पिता के बीमार पड़ते ही इसने डेयरी पर कब्जा कर लिया। रमेश की आंखें हैरानी से फैल गई। सबसे भयानक सच तो ये है जज साहब कि अपनी बहनों की शादियों के बाद इसने अपने बीमार पिता के साथ बहुत बुरा सलूक किया। इनके पिता अपनी वसीयत में बेटियों को बराबर का हिस्सा देना चाहते थे, लेकिन रमेश ने ऐसा होने ही नहीं दिया। यह अपने पिता को दवा भी नहीं लाकर देता था, दिन रात उन पर चिल्लाता रहता था। रमेश सन्न रह गया। झूठ, यह सफेद झूठ है। लेकिन वकील ऊंची आवाज में बोला, और रही बात शादियों की, माय लॉर्ड, वो पैसा भी पिता की बची हुई जमा पूंजी थी, जिसे रमेश ने अपने कब्जे में कर लिया था। उसने अपनी जेब से एक फूटी कौड़ी नहीं लगाई। ये सिर्फ अपनी बहनों का हिस्सा मारकर खुद मालिक बनकर बैठा। रमेश के वकील ने विरोध किया। माय लॉर्ड, ये चरित्र हनन है और सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। और यह बात इसी चीज से साबित हो जाती है कि मेरे क्लाइंट का रहन सहन बिल्कुल सिंपल है। इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि इनकी बहनों के घर पोश इलाकों में हैं और वे गाड़ियों में घूमती हैं। जज साहब दुविधा में पड़ गई।
बहनों के वकील ने अपना अंतिम प्रहार किया। जज साहब, हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं जो अगली तारीख पर साबित कर देंगे कि ये रमेश एक सफेदपोश हथियार है जिसने अपने पिता को तिल तिल कर मारा है ताकि ये पूरी जायदाद का अकेला मालिक बन सके। रमेश के होश उड़ गए। उसे लगा जैसे बीच अदालत में उसे निर्वस्त्र किया जा रहा हो। इस पिता के मलमूत्र को उसने अपने हाथों से साफ किया, आज उसी के कत्ल का इल्जाम उस पर लगाया जा रहा था। जज साहब ने फाइल बंद की। उनकी नजरों में अब सहानुभूति की जगह संदेह था। आरोप भी गंभीर थे। अदालत गवाहों और सबूतों के बिना किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। अदालत अगली सुनवाई की तारीख तय करती है। रमेश का सिर चकराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सच इतना कमजोर और झूठ इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। अदालत की कार्यवाही स्थगित होने के बाद निशा और शोभा कोर्ट में वकील के पीछे पीछे गई। निशा के चेहरे पर घबराहट थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, वकील साहब, आपने अदालत में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? रमेश ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। वकील रुककर उनकी तरफ पलटे और कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोले, अगर केस जीतना है तो सच को झूठ और झूठ को सच में पेश करना पड़ता है। अदालत में भावनाएं नहीं, दलीलें जीतती हैं। आपको क्या लगता है आप सच्चाई की मूर्ति बनकर केस जीत जाएंगी? निशा अभी सहमी हुई थी। उसने कहा, लेकिन वकील साहब, अगर सच सामने आ गया तो हम बुरे फंस जाएंगे। वकील ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कौन लाएगा सच सामने? आपकी अपाहिज मां जो अदालत में आने से रही। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि जीत कैसे हासिल की जाती है। एक हफ्ते बाद राखी का त्योहार आया, लेकिन रमेश के घर में त्योहार की कोई भी हलचल नहीं थी। जैसा हर साल होता था, रमेश सुबह उठकर नहा धोकर तैयार हो गया था। उसे उम्मीद थी कि शायद रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार उसकी बहनों का दिल पिघला दे। शायद वह मुकदमा भूलकर आज अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने आ जाएं। वह बाजार से मिठाई भी ले आया था। घंटे बीत गई लेकिन कोई नहीं आया। उसकी 8 साल की बेटी और 6 साल का बेटा तैयार होकर आई। प्रिया ने सोनू की कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधी थी। तभी सोनू की नजर अपने पापा पर गई। वह चहकता हुआ रमेश के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, पापा देखो, दीदी ने कितनी सुंदर राखी बांधी है। लेकिन पापा, आपकी कलाई तो सूनी है। बुआ अब तक क्यों नहीं आई? हर साल तो वह सबसे पहले आती थी। रमेश ने रूंधे हुए गले से कहा, बेटा, तुम्हारी बुआ को अब भाई नहीं चाहिए, उन्हें तो बस पैसा प्यारा है। वह अब नहीं आएंगी। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने बेटे को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी हिचकियां पूरे आंगन में गूंज रही थी। रमेश की पत्नी रसोई से बाहर निकली तो रमेश को बच्चों के सामने ऐसे टूटता देख घबरा गई। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चों के सामने ऐसे शोभा नहीं देता। उनके मन में क्यों कड़वाहट भर रहे हैं? रमेश ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल थी। तो और क्या कहूं? क्या झूठ बोलूं कि वे आ रहे हैं? मैं भी कितना पागल था जो उम्मीद लगाए बैठा था। जो बहनें पैसे के लालच में मुझे अपने बाप का कातिल कह सकती हैं, क्या वह आज मुझे राखी बांधने आएंगी? रमेश रोते हुए बोल रहा था। प्रिया और सोनू अपने पापा को इस हाल में देखकर सहम गई। उनके लिए उनके पापा सुपर हीरो थे जो हर मुसीबत को हरा देते थे। आज उस सुपर हीरो को बेबस रोते हुए देखकर उनकी तो जैसे दुनिया ही हिल गई। फिर प्रिया ने सोनू का हाथ पकड़ा और दोनों चुपचाप अपने कमरे की तरफ भाग गई। 5 मिनट बाद जब वे वापस आए तो उनके हाथों में मिट्टी की 2 छोटी छोटी लाल रंग की गुल्लकें थी। ये उनकी साल भर की जमा पूंजी थी। सोनू ने रमेश के आंसू पोंछे। पापा, आप प्लीज मत रो। प्रिया ने मासूमियत से कहा, पापा, आप यह हमारी गुल्लक ले लो, इसमें बहुत सारे पैसे हैं। हमने अपनी साइकिल के लिए जोड़े थे, पर हमें साइकिल नहीं चाहिए। आप ये पैसे बुआ को दे दो और उनसे कहो कि वह अब आपको परेशान ना करें और आकर आपको राखी बांध दें। अपने बच्चों की बातें सुनकर रमेश की रूह कांप गई। एक तरफ उसकी सगी बहनें थी जो पैसों के लिए भाई का घर उजाड़ रही थी और दूसरी तरफ ये मासूम बच्चे थे जो अपने पिता की एक मुस्कान के लिए अपना सबसे बड़ा सपना, अपनी साइकिल कुर्बान करने को तैयार थे। रमेश ने
दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। रमेश अपनी किस्मत पर रो रहा था और उसके दोनों मासूम बच्चे वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि उनका सुपर हीरो उनका पापा रो रहा था। अगली कार्यवाही फिर शुरू हुई। आज निशा के चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जैसे आज वह सब कुछ खत्म करके ही दम लेगी। वकील सामने आए। माय लॉर्ड, पिछली बार रमेश ने अपनी मजबूरी और सेवा का बहुत बड़ा सवांग रचा था, लेकिन आज मैं इस कोर्ट में के सामने वह चशमदीद गवाह पेश करूंगा जो रमेश के इस श्रवण कुमार वाले नकाब को पूरी तरह उतार देगा। वकील ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से पुकारा, मिस्टर अवधेश मिश्रा, कटघरे में आइए। पड़ोसी मिश्रा जी धीरे धीरे चलते हुए कटघरे में आए। यह वही मिश्रा जी थे जिनकी दीवार रमेश के घर से सटी थी। रमेश ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़े, पर मिश्रा जी ने रमेश की ओर एक जहरीली नजर डाली। वह हमेशा से चाहते थे कि रमेश की डेयरी बंद हो जाए ताकि उन्हें गोबर की बदबू ना झेलनी पड़े। उनके लिए आज सुनहरा मौका था। वकील ने पूछा, मिश्रा जी, आप रमेश के घर के ठीक बगल में रहते हैं। इनके पिता की बीमारी के दौरान आपने क्या क्या देखा और सुना? क्या रमेश सच में उनकी सेवा करता था? मिश्रा जी ने गीता पर हाथ रखा और जज की ओर देखकर बोलना शुरू किया, साहब, जो मैं आज कहूंगा सच कहूंगा। यह रमेश ऊपर से जैसा दिखता है वैसा है नहीं कि यह अपने बीमार बाप को घर के सबसे अंधेरे वाले कमरे में रखता था। अपने पिता को दवाइयां तक भी लाकर नहीं देता था। बेचारी बीमार माँ ही उनकी देखभाल करती थी। पर ये रमेश अपनी डेयरी के हिसाब किताब में मस्त रहता था। रमेश का मुंह खुला का खुला रह गया। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मिश्रा जी नहीं रुके। साहब, एक रात तो इसने सारी हदें पार कर दी। इसके पिताजी खांस रहे थे और उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मैंने खुद सुना। ये अपने बाप पर चीख रहा था, बूढ़े तू मरता क्यों नहीं? कब तक मेरा खर्च बढ़ाएगा? तू मरेगा तभी तो मेरी जान छूटेगी। अदालत में एक सन्नाटा छा गया। निशा ने अपनी साड़ियों के पल्लू से आंसू पोंछने का नाटक किया। वकील ने तुरंत जज की ओर रुख किया। माय लॉर्ड, एक पड़ोसी ने जो हमें बताया उसे बेहतर कौन बता सकता है? मिश्रा जी का रमेश से कोई झगड़ा नहीं था, फिर वह झूठ क्यों बोलेंगे? साफ है कि रमेश ने अपने पिता को प्रताड़ित किया और अपनी बहनों को उनके कानूनी हक से वंचित रखा। रमेश कटघरे को पकड़कर चिल्लाया, झूठ, ये सब झूठ है। जज साहब, मिश्रा काका झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपने पापा को अपनी गोद में नहलाया है, सारी दवाइयां समय पर दी हैं, उनकी तबीयत सुधारने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन रमेश की आवाज मिश्रा जी की गवाही के सामने कमजोर पड़ रही थी। मिश्रा जी ने अपनी बात समाप्त की। वकील ने कहा कि रमेश के पिता तो अपनी वसीयत लिखवाना चाहते थे और तीनों बच्चों में बराबर बांटना चाहते थे, पर रमेश ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। बहुत गहरी साजिश रची है इसने। जज साहब अब रमेश को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। एक स्वतंत्र गवाह, वह भी पड़ोसी, अगर ऐसी बात कह रहा है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जज साहब ने कड़क आवाज में रमेश को देखा, अगर सच में आपने स्वर्गीय दीनानाथ जी के साथ क्रूरता की है तो संपत्ति का अधिकार तो भूल जाइए, आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जज साहब ने अपना हथौड़ा उठाया। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई के लिए फिर से 15 दिन का समय देती है। अदालत की कार्यवाही स्थगित हो गई। रमेश बेजान सा कटघरे में खड़ा रह गया। वकील ने जाते जाते रमेश के पास आकर कान में फुसफुसाया, हार मान ले रमेश, अब तो भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। एक ओर निशा और शोभा को अपनी जीत पक्की लग रही थी, दूसरी ओर रमेश बुरी तरह टूट चुका था। लेकिन सबकी सोच से परे जज साहब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिससे सब लोग अनजान थे। रमेश बेबस और निराश होकर अपने घर वापस लौट गया। उस शाम रमेश रोज की तरह अपनी मोटरसाइकिल पर घरों में दूध देने के लिए निकला। घर के आंगन में सन्नाटा छाया हुआ था। नीचे जमीन पर उसकी पत्नी सुधा अपनी सास सावित्री देवी के सूजे हुए पैरों पर तेल की मालिश कर रही थी। तभी गेट पर एक खटखटाहट हुई। सामने 40 से 42 साल का एक व्यक्ति खड़ा था।
साधारण पैंट शर्ट और हाथ में एक डायरी लिए हुए। यह एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जिन्हें जज साहब ने भेजा था, जो मामले की वास्तविक स्थिति समझने के लिए कोर्ट की ओर से गोपनीय रूप से इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, लेकिन सच बिना किसी झिझक के सामने आए। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आदेश दिया गया था कि वह अपनी असली पहचान किसी को ना बताए। जी, किससे मिलना है? रमेश की पत्नी ने खड़े होकर झिझकते हुए पूछा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बहुत ही भरोसेमंद आवाज में बोले, मैं एक लॉयर हूं। रमेश ने मुझसे केस के विषय में मदद मांगी थी, इसीलिए मैं केस की गहराई से जांच करने आया हूं। रमेश की पत्नी ने जल्दी से एक कुर्सी लाकर आंगन में रख दी। आइए वकील साहब, वह तो अभी अभी निकले हैं, लेकिन आप बैठिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुर्सी पर बैठे, सावित्री देवी की तरफ देखा और बड़े अपनेपन से बोले, माताजी कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? बड़ी तकलीफ होती होगी आपको इस उम्र में। सावित्री देवी ने एक कमजोर सी मुस्कान दी। तकलीफ तो है वकील साहब, शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है, लेकिन शुक्र है भगवान का कि औलाद ने साथ नहीं छोड़ा। जहां आजकल लोग बीमार बूढ़ों को घर के किसी कोने में फेंक देते हैं, वहां मेरा बेटा रमेश और मेरी बहू मुझे पलकों पर बिठा कर रखते हैं। मां ने बहू की ओर देखकर स्नेह भरी नजर डाली। ये मेरी बहू है वकील साहब, दिन भर मेरे खाने पीने, दवाइयों और साफ सफाई में लगी रहती है। ऐसी औलाद तो बड़े ही किस्मत वाले लोगों को मिलती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये सब सुनकर हैरान रह गए, लेकिन चुपचाप अपनी डायरी में एक एक बात लिखने लगे। तभी उनकी नजर सामने दीवार पर टंगी दीनानाथ जी की तस्वीर पर गई। यह मिस्टर रमेश के पिताजी होंगे शायद, उन्होंने पूछा। मां की आंखों में एक नमी तैर गई। हाँ वकील साहब, बरसों बीत गए उन्हें स्वर्ग सिधारे हुए। ऑफिसर ने धीरे से पूछा, सुना है काफी लंबी बीमारी थी इन्हें? हाँ, लीवर की बीमारी थी वकील साहब। ये 5 साल तक बिस्तर में रहे, बहुत तड़पे थे। रमेश ने उनकी बहुत सेवा की थी। रात रात भर जागकर वह उनके पास बैठा रहता था। हॉस्पिटल में महीनों तक उनके साथ रहा। पहले अपने पापा की सेवा की, अब इस अपाहिज मां की कर रहा है। शायद इस बेचारे के नसीब में सिर्फ सेवा ही लिखी है। एक एक बात ऑफिसर अपनी डायरी में दर्ज करते जा रहे थे। अब वह सही मुद्दे पर आए और गंभीर होकर बोले, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि बहनों को अपने भाई पर ही केस करना पड़ा? ये सुनते ही मां का चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। क्या बताऊं वकील साहब, आज की दुनिया में पैसा रिश्तों से बढ़कर हो गया है। जब उसके पापा बीमार पड़ गए थे, तब मेरा रमेश सिर्फ 18 साल का था। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, अपने सारे सपने छोड़ दिए ताकि दोनों बहनें पढ़ सकें। इसने अपनी सारी जवानी इन गाय भैंसों के तबेले में गुजार दी ताकि उनकी शादियों में कोई कमी न आए। मां की आवाज फर्रा गई। अपनी बहन निशा की शादी में 12 लाख और शोभा की शादी में 14 लाख खर्च किए। इस लड़के ने अपने सिर पर कर्ज बैठा लिया ताकि बहनें ससुराल में सिर उठाकर जी सकें। इसके बाद भी उनके भाई ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। मां ने अपनी बहू की कलाई पकड़कर ऑफिसर के सामने कर दी। जरा देखिए मेरी बहू के हाथ, इसमें सिर्फ कांच की चूड़ियां हैं। शोभा का बच्चा बीमार हुआ और उसने अपने भाई से पैसों की मदद मांगी थी। मेरी बहू ने बीमार बच्चे के इलाज के लिए अपने सुहाग के गहने तक उतार कर दे दिए, जो आज तक गिरवी पड़े हैं। लेकिन मेरी दोनों बेटियों के हाथों में सोने के मोटे कंगन हैं। ऑफिसर अब सब कुछ समझने लगे थे। मां का स्वर और ऊंचा हो गया। मेरी बड़ी बेटी निशा के पति को जब घाटा हुआ था तो रमेश ने ही कर्ज उठाकर उन्हें पैसे दिए थे। उस कर्ज की आखिरी 2 किस्तें अभी भी भरनी बाकी हैं। मेरी बीमारी पर लाखों खर्च हो चुके हैं, पर मेरी बेटियां एक बार भी ये पूछने नहीं आई कि मां तू जिंदा है या मर गई। आज उन्हें हिस्सा चाहिए। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी
आवाज कांप रही थी और उंगलियां थरथरा रही थी। उनकी आंखों में एक माँ की पीड़ा साफ दिख रही थी। रूंधे हुए गले से वे बोली, वकील साहब, मैं एक माँ होकर आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे रमेश को बचा लो। वो बेचारा बहुत सीधा है, वह उन चालाक वकीलों से नहीं बच पाएगा। अगर यह छत छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? साहब, मेरे जीते जी मेरे बेटे को बेघर मत होने देना, उसे इंसाफ दिला दो। ऑफिसर का कलेजा मुंह को आ गया। एक माँ की ऐसी बेबस गुहार वे पहली बार सुन रहे थे। वह माँ अपने बेटे के अस्तित्व के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वह तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गई। उनकी आंखों में भी एक नमी थी जिसे छुपाने की वे कोशिश कर रहे थे। माताजी, आप हाथ मत जोड़िए, आप मुझ पर यकीन कीजिए, सच कभी हारता नहीं है। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। वह और एक पल भी वहां रुकते तो शायद उनकी आंखों में भी आंसू छलक जाते। ऑफिसर द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के हर पन्ने को पढ़ते हुए जज साहब का दिल जैसे और भारी होता जा रहा था। उन्होंने फाइल बंद कर दी और आंखें कुछ पल के लिए झुक गई। कानून की कुर्सी पर बैठा इंसान भी तो आखिर इंसान ही होता है। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। रमेश कटघरे में खड़ा था। चेहरा उतरा हुआ था, आंखें धसी हुई थी और शरीर जैसे थक कर चूर हो चुका था। वकीलों की रोज रोज की फीस और कोर्ट के चक्रों ने उसे आर्थिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। आज जज साहब के सीट पर बैठते ही रमेश ने हाथ जोड़ लिए थे। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। माय लॉर्ड, मैं हार मान चुका हूँ, मुझे अब और वकील नहीं चाहिए, ना ही कोई दलील करनी है। मेरी बहनें जो मांग रही हैं, मैं उन्हें देने को तैयार हूँ। घर और डेयरी सब इनके नाम कर दूंगा। बस मुझे इस रोज रोज के नाटक से आजाद कर दीजिए। ये सुनते ही निशा और शोभा के चेहरों पर एक करूर मुस्कान आ गई। वकील ने कुर्सी से उछलकर कहा, माय लॉर्ड, जब क्लाइंट खुद ही तैयार है तो अब न्याय में देरी कैसी? कृपया तुरंत बंटवारे का आदेश जारी करें। जज साहब ने चश्मा उतारा और अपनी पैनी नजरें निशा और शोभा पर डाली। वकील साहब, अदालत सिर्फ दलीलों पर नहीं चलती। पिछले हफ्ते इस केस की एक सीक्रेट इंस्पेक्शन हुई थी ताकि पूरी सच्चाई कोर्ट के सामने आ सके। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। निशा और शोभा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फटी आंखों से वे एक दूसरे को देखने लगी। जज साहब आगे बोले, उस सीक्रेट इंस्पेक्शन में सामने आया कि श्रीमती निशा और श्रीमती शोभा और उनके वकील द्वारा इस अदालत में झूठी दलीलें और झूठे गवाह पेश किए गए हैं और जिस भाई पर सब कुछ हड़पने का आरोप लगाया जा रहा है वो तो साक्षात देवता है। यह सुनकर रमेश हैरान रह गया। उसे तो मालूम भी नहीं था कि इंस्पेक्शन कब हुई थी। जज साहब ने आगे कहा, जहां लोग माँ बाप के बीमार होने पर उन्हें बोझ समझने लगते हैं, वही रमेश और उसकी पत्नी अपनी लाचार माँ की सेवा किसी भगवान की तरह कर रहे हैं। उसके घर की दीवारों से आज भी त्याग की गूंज आती है। इसीलिए मेरे नजरिए से श्रीमान रमेश की बहनों का इस संपत्ति पर कोई नैतिक हक नहीं बनता। यह सुनते ही अदालत में हलचल मच गई। विपक्षी वकील तुरंत खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर रमेश खुद तैयार है हिस्सा देने के लिए। वकील की बात को काटते हुए जज साहब की आवाज गरजी, मिस्टर, मैं कानून को आपसे बेहतर जानता हूं। हाँ, कानून बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में हक देता है, लेकिन क्या कानून यह भी नहीं कहता कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ ले उसे अधिकार पाने का हक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहनों पर कुर्बान कर दी, अपनी पढ़ाई, अपने सपने, अपना भविष्य, ताकि उसकी बहनें अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उनकी शादियों में लाखों रुपए खर्च किए, उनकी हर तकलीफ में उनकी मदद की और आज वही बहनें अपने भाई को बर्बाद करने में लगी हुई हैं। जज साहब का स्वर अब फौलाद जैसा सख्त हो गया था। उन्होंने निशा और शोभा की तरफ देखकर कहा, क्या रमेश ने आर्थिक तंगी के बावजूद आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं दिए थे? शोभा जी, क्या उसने अपनी पत्नी के गहने गिरवी नहीं रखे थे? और निशा जी, क्या उसके पति के डूबते बिजनेस को बचाने के लिए खुद पर कर्ज का पहाड़ नहीं लादा था? निशा और शोभा के चेहरे सफेद पड़ गए। अदालत आपसे जवाब चाहती है।
जज साहब ने कड़कती आवाज में कहा, क्या आपके भाई ने आपके लिए ये सब नहीं किया? हाँ जज साहब, निशा और शोभा ने एक घुटी हुई आवाज में कहा। फिर जज साहब कठोर होकर बोले, आज भी वह कर्ज रमेश के सिर पर है और आप दोनों यहाँ संपत्ति के हिस्से की बात कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। वकील ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन माय लॉर्ड, कानून के अनुसार बेटियों का बराबर हिस्सा बनता है। जज साहब ने मेज पर हाथ मारा। मिस्टर लॉयर, कानून सिर्फ अधिकार नहीं, न्याय की रक्षा के लिए बना है। लेकिन फिर भी अगर मिस्टर रमेश चाहते हैं तो अदालत बंटवारे की स्वीकृति देती है, लेकिन एक शर्त पर। बहनों ने हैरानी से देखा। शर्त? जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आप दोनों ये मानते हैं कि पैतृक संपत्ति में बेटियों का हक मिलना अनिवार्य है, चाहे भाई की स्थिति कैसी भी हो। तो न्याय के सिद्धांत के अनुसार ये नियम आप पर भी लागू होता है। जज साहब ने अपनी कुर्सी खिसकाई। ऑर्डर जारी करने से पहले मुझे आपके पतियों के हस्ताक्षर वाला एक हलफनामा चाहिए, जिसमें यह लिखा होना चाहिए कि जिस दिन आपको अपने मायके से हिस्सा मिलेगा, ठीक उसी दिन आपके पति अपनी सारी पैतृक संपत्ति का बराबर का हिस्सा अपनी बहनों यानी आपकी ननदों को नकद या जमीन के रूप में दे देंगे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए ऐसा सन्नाटा। जज साहब ने आगे कहा, और सुनिए, उस दिन आपकी नंदों को कोर्ट में हाजिर होना होगा। मैं खुद देखूंगा कि कैसे आप अपने भाई से हक ले रही हैं। जिस तरह से आप ले रही हैं, वैसे ही अपनी नंदों को उनका हक अपनी ससुराल की जायदाद में दिलवा रही हैं या नहीं। आखिर कानून तो सबके लिए बराबर है ना। आप सिर्फ लेने वाला कानून नहीं मान सकती, देने वाला भी मानना पड़ेगा। ये सुनते ही निशा और शोभा के पतियों के पसीने छूट गए, जो अब तक पीछे की बेंच पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। अगर उनकी जायदाद बंट गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। उनका करोड़ों का शोरूम, आलीशान मकान सब दांव पर लग जाएगा। तुरंत अपनी पत्नी का हाथ खींचा और फुसफुसाया, ये क्या मुसीबत है? मेरी तीनों बहनों को हिस्सा देना पड़ा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। केस वापस लो, अभी के अभी। जज साहब ने पूछा, तो क्या कहते हैं आप लोग? क्या मैं अभी तारीख दूं ताकि आप अपनी नंदों को बुला सकें? निशा और शोभा, जो अब तक शेरनी बनी हुई थी, अब भी की बिल्ली बन चुकी थी। उन्हें समझ आ गया था कि दूसरों का घर तोड़ना आसान है, लेकिन जब बात अपने घर पर आती है तो नानी याद आ जाती है। निशा कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं जज साहब, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। उसके पति ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और दोनों बाहर जाने लगे। शोभा ने भी सिर झुका लिया। हम अपना केस वापस लेते हैं। उसका पति भी खड़ा हो गया, चलो यहां से, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। रुक जाइए, जज साहब की आवाज गूंजी। अदालत को मजाक समझ रखा है क्या? जब मना इल्जाम लगाया और जब अपनी बारी आई तो भाग खड़े हुए। आपने अदालत को गुमराह किया, एक देवता समान भाई पर झूठे इल्जाम लगाए और अदालत का कीमती समय बर्बाद किया। इस जुर्म में अदालत आप दोनों पर 22 लाख का जुर्माना लगाती है, जो 7 दिन के भीतर रमेश को हर्जाने के तौर पर दिया जाएगा। और मिस्टर लॉयर, अदालत को गुमराह करने के जुर्म में आपको वकालत करने से 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। इसके बाद कभी ऐसा दोबारा हुआ तो आपका वकालत का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। अदालत का फैसला सुनकर दोनों बहनों की हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, और उनके पतियों को तो जैसे सांस आनी ही बंद हो गई थी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। जज साहब ने रमेश की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रमेश जी, जाइए अपनी डेयरी संभालिए, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखिए और अपनी माँ की सेवा कीजिए। आज के बाद आपकी बहनें आपको परेशान नहीं करेंगी। रमेश जब कोर्ट से बाहर निकला तो उसका सिर गर्व से ऊंचा था। वहीं उसकी बहनें, जो खुद को जमीन में गड़ने की स्थिति में पा रही थी, बिना नजर मिलाए चोरों की तरह अपनी कार में बैठकर निकल गई। तो दोस्तों, जज साहब ने जो फैसला लिया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।